नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 5 अगस्त 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम देखने वाले हैं एडिटोरियल और आइडिया पेज से। देखो, आज वैसे तो 6 अगस्त हो चुकी है, पर जैसा कि मैंने आपको अनाउंस किया था कि कैसे भी करके आपको वीडियोज़ अवेल कराऊंगा, तो 5 अगस्त का वीडियो अभी हम डिस्कस करते हैं। देखो, 2 साल हो चुके हैं 5 अगस्त को जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको ख़त्म किए और उसके बाद में लद्दाख और जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में इसको डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, तो इससे संबंधित 3 आर्टिकल्स है, एक तो यहाँ पर और 2 है आइडिया पेज पे, तो इनको कंबाइन करके समरी देने की कोशिश करूंगा मैं आपको। ठीक है, दूसरा ये आर्टिकल है द न्यू कोल्ड वॉर। इसमें यूएस और चाइना के बीच में जो कुछ भी अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसको लेकर के आर्टिकल है। और एक ये आर्टिकल है जिसमें हम बात करेंगे रॉन्ग वे टू क्लीन अप, कि जो ई व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, बोलो उनके अलावा भी तो ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल है ना, कि जो हम जिससे कि हम हमारी फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर सकें। जैसे कि एथेनॉल बेस्ड एक प्रोडक्शन यूज कर सकते हैं, या फिर आप गैसिफिकेशन का जो प्रोविज़न है वो भी यूज़ किया जा सकता है। ये देखो, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि शंकर आईएएस की बुक में आपको मिल जाते हैं कि क्या रिन्यूएबल मेथड्स हो सकते हैं जिससे कि हम एनर्जी हमारी रिक्वायरमेंट है वो बिना पोल्यूशन किए या फिर बिना कोई ऐसे रिसोर्सेज पर रिलाई किए कि जो एग्जॉस्टिबल है, ख़त्म हो जाएंगे। इस तरीके से इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज पर डिपेंड करके हम हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको डिटेल में थोड़ा। फर्स्ट आर्टिकल है रॉन्ग वे टू क्लीन अप। आर्टिकल को लिखा है प्रेम शंकर झा के द्वारा। देखो, इस आर्टिकल में शुरुआत में तो एक एनेक्डोट है। एनेक्डोट में तो ज़्यादातर यही चीज़ें बताई जा रही हैं जो कि टाटा की नेक्सॉन की गाड़ी है ना, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल एसयूवी मॉडल में। ठीक है, तो वो ये बताया जा रहा है कि जुलाई 28 तक लगभग 8000, मतलब जुलाई 28 की बात, 28 तक नहीं 28 को लगभग 8033 नेक्सॉन की गाड़ियाँ बिकी टाटा की, और उनमें से 650 तो वो थी जो कि इलेक्ट्रिक मॉडल था। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल था। इसके पीछे पूरी स्टोरी ये बताई जा रही है कि जब ये टाटा नेक्सॉन लॉन्च हुई थी उस टाइम पर इसकी प्राइस में और डीजल का वेरिएंट जो आता है, डीजल पे चलने वाली गाड़ी है, उसके मॉडल में अगर देखो तो लगभग 6 लाख रुपए का डिफरेंस था। मतलब ई नेक्सॉन जो थी वो 14,30,000 रुपए तक की पड़ रही थी शोरूम, मतलब एक्स शोरूम प्राइस। और जबकि आप डीजल वेरिएंट की बात करोगे तो वो लगभग आपकी पड़ रही थी 8.3 लाख की। तो इन दोनों में डिफरेंस देखो आप, 6 लाख रुपए का था। तो नॉर्मली लोग ई व्हीकल की तरफ स्विच नहीं हो रहे थे, बोले 6 लाख रुपए कौन देगा, डीजल ही सही है इससे। तो फिर उसके बाद में आप देखो कि सरकारों के द्वारा दिए जाते ही सब्सिडी टाटा को, जिससे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा सके। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट होगी, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त सब्सिडी दी इनको। और रिजल्ट क्या निकला कि डिफरेंस आ गया, जो 6 लाख का था ना वो निकल करके केवल और केवल लगभग 2 लाख से भी कम का डिफरेंस हो गया डीजल वेरिएंट में और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो यहाँ पर राइटर एक चीज़ बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए आपने इतना सारा पैसा दिया, और अभी आने वाले टाइम पे अगर आप कंप्लीट शिफ्ट करते हो पूरा ये कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड जितने भी व्हीकल्स हैं उनको हटा करके हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेकर के आए, तो लगभग 2770 करोड़ रुपए की आपको रिक्वायरमेंट होगी, जो कि टैक्स पेयर की बहुत ही मुश्किलों से कमाई हुई पैसा है, उसको आप एक ही जगह पे कन्फाइन कर दोगे, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इस जगह पे डाउट होता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी को फॉसिल फ्यूल की जगह ले जाना चाहते हो, तो इसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है क्या? हाँ, अगर इलेक्ट्रिसिटी एक ऑप्शन आपके पास में बचे तो आप इलेक्ट्रिसिटी पे पूरा पैसा लगाओ। 2770 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसकी बजाय एथेनॉल, मैथेनॉल, गैसिफिकेशन, ये भी तो हमारे पास में कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल है ना। देखो, 1960 से 1960s से लेकर अब तक की अगर बात करें ना, तो जो एथेनॉल का और ये जो ब्लेंडिंग है इसको अलाउ कर दिया। अभी तक तो देखो, जो बीएस भारत स्टैंडर्ड्स की बात करें तो BS6 के अभी आपको पता है व्हीकल्स स्टार्ट हो चुके हैं। तो उस केस में भारत स्टैंडर्ड की अगर बात करो तो ये यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए जो फ्यूल की क्वालिटी है उसको अच्छी करना, साथ में व्हीकल्स की जो एफिशिएंसी है उसको और इम्प्रूव करना, बेटर से बेटर करते चले जाना। तो ऐसे में एथेनॉल की ब्लेंडिंग करना पेट्रोल के साथ में, या फिर आप देखते हो बायोडीजल बना लेना। तो ऐसे में हमारे पास में ये ऑप्शंस अवेलेबल है ना, तो आप इनको क्यों नहीं एक्सप्लोर करते हो? केवल एक इलेक्ट्रिसिटी ही क्यों आप उस पर दिमाग लगा रहे हो और इतना बड़ा अमाउंट वहां पर देने की बात कर रहे हो? ठीक है, तो बायोमास वेस्ट हमारे यहाँ पर कमी नहीं है, बहुत
प्रोड्यूस होता है। और बायोमास की बात कर लो, खेतों से जो बचता है रेजिडुअल, उसकी बात करो, या फिर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, आजकल कमी है क्या शहरों में, कितना कचरा तैयार हो रहा है, तो ये अबंडेंटली अवेलेबल है। तो क्यों ना हम इनका यूज़ करके प्लांट स्टैब्लिश करें और वहाँ पर जो हमारी रिक्वायरमेंट है फ्यूल की, वो फिर इसी से फुलफिल कर दी जाए। बोला इससे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास में नहीं है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि फर्स्ट कॉमर्शियल प्लांट की अगर बात करें तो 1,75,000 टन को जो रिफ्यूज्ड डेराइव्ड फ्यूल था उसको कन्वर्ट करने का प्लांट था ये, और कन्वर्ट होकर के वो 45 मिलियन लीटर एविएशन टर्बाइन फ्यूल में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, और इसके अलावा ये मतलब कहाँ पर कमीशन हुआ, रेनो नेवेदा में। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जैसे गैरी, इंडियाना, ठीक है, यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। तो पॉइंट क्या रहा है जी, हमारे पास में मेथनॉल, एथेनॉल, बायोडीजल, एक तो ये ऑप्शंस, और इसके अलावा गैसिफिकेशन। गैसिफिकेशन का सिंपल सा तरीका है कि आप पूरे मटेरियल को, जो भी आपके पास में बायोमास इकट्ठा है, उसको एक जगह डाल दो, चाहे वो व्हीट स्ट्रॉ हो, राइस स्ट्रॉ हो। देखते हैं ना ये जो फार्मर्स हैं दिल्ली के आसपास में, जितने फार्मर्स आते हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, बोले इनके पास में इतना रेजिड्यूअल मटेरियल अवेलेबल है, एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज, उनको आप इकट्ठा करो और उनसे आप पहले तो फ्यूल गैस तैयार कर लो, फिर बचा हुआ जो मटेरियल है उसको आप बायोचार की तरह यूज करो ना, जो कि कोकिंग कोल आप इंडस्ट्रीज में यूज करते हो। ब्लास्ट फर्नेस होती है इंडस्ट्रीज में, जो बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं, वहां पर आप कोकिंग कोल जो यूज कर रहे हो, वहां पर इस बायोचार को यूज कर सकते हो। ऐसे में इसके दोनों प्रोडक्ट, एक तो गैस बना लिया आपने उस बचे हुए रेजिड्यूअल से, और दूसरा आपके पास में बायोचार अवेलेबल है। तो इन दोनों चीजों को यूज करके आप अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो। और इसके लिए इनपुट के लिए म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की भी कमी है क्या, कितना अर्बनाइजेशन हो रहा है लगातार। तो ऐसे में हमारे पास में दूसरे अल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल हैं, उन पर भी ध्यान दिया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर देखो नेक्स्ट आर्टिकल है 2 years later। इस आर्टिकल में कश्मीर का जो अभी आपको पता ही है कि 5 अगस्त 2019 को रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया था, और उसमें प्रोविज़न क्या था कि कश्मीर को 2 आर्टिकल्स के बेसिस पे ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था। एक तो था आर्टिकल 370, एक था आर्टिकल 35A। तो इन दोनों को वहाँ से इनफेक्टिव करना, और उस जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का आना 2019 में 5 अगस्त को, और उसके बाद में 2 नई यूनियन टेरिटरी के रूप में जन्म लेना। ओके, तो ऐसे में 2 साल बीत चुके हैं 2019 5 अगस्त से, अभी 2021 5 अगस्त जो कल गई है उसकी बात कर रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि 2 साल का क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट हमारे पास में अवेलेबल है गवर्नमेंट का। देखो मोदी गवर्नमेंट ने ये किया था सारा, स्पेशल स्टेटस जो भी चेंज किया था, उसके बाद में वहां पर जो ओपोजिशन में जो लोग भी खड़े हो सकते थे ना, एक तो उनको अंडर हाउस अरेस्ट किया गया, जो भी पॉलिटिकल लीडर एक्टिविस्ट थे वो, उनमें से कई तो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। इसके अलावा पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट है, वो आप देखोगे वो अप्लाई कर दिया गया था। अभी तक भी 18 महीनों से ज़्यादा टाइम का हो चुका है, ठीक है, अभी तक भी बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स बिहाइंड द बार्स, मतलब जेलों में हैं। इसके अलावा नई मीडिया पॉलिसी की, मीडिया के ऊपर भी कर्ब लगाने की कोशिश की गई थी। तो एक तो ये बोला जाता है कि भाई 2 साल बीत गए, बड़ी नॉर्मल सी है वहाँ पर रियल सेंस में नॉर्मल सी है या नहीं, इस पर एक तो डाउट आता है। क्योंकि जो शांति की बात हम कर रहे हैं, वो शांति वहाँ पर केवल और केवल जो आर्मी मिलिट्री आपने वहाँ पर डिप्लॉय कर रखी है, या फिर वहाँ पर लोगों को जो आपने फ्रीडम प्रोवाइड करनी है, वो फ्रीडम ना होने के चलते वहाँ पर वो शांति अभी बनी हुई है। तो एडिटर हैं वो बोल रहे हैं कि एक तो वहाँ पर लोगों के कॉन्फिडेंस में कमी आने के चक्कर में मिलिटेंसी बहुत बड़ी है, यही प्रॉब्लम आगे ही बताएंगे एक और राइटर। दूसरा, डेवलपमेंट का नाम लेकर के सरकार ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट का बोला कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आएगा। यहाँ पर क्या है कि करप्शन बहुत सारा है, और जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस होने के चलते यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्टेड फील नहीं करता है। तो बोला जा रहा है कि भाई आप एक चीज़ बताओ, डेवलपमेंट आप 2 साल हो गए, बोला अभी तक भी विजिबल नहीं है, कुछ आउटकम निकला नहीं है। रही सही में स्टेटहुड भी उन्होंने लूज कर दी। अभी जो स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर, वो बाइफर्केट होकर के 2 यूटीज़ में कन्वर्ट हो गया।
तीसरी मुद्दा कि वहां के लोगों के दिमाग में अब क्या बैठ गया है कि सिटीजनशिप के लिए जो आर्टिकल 35A अवेलेबल था, जिसमें बहुत सारे स्पेशल प्रोविजन थे, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर की डेमोग्राफी को प्रोटेक्शन मिला हुआ था कि हाँ जी जम्मू एंड कश्मीर में आकर के दूसरा कोई यहाँ पर रह नहीं पाएगा, तो उनको अब ये भी डर लग रहा है कि बाहर के लोग आ के रह लेंगे। देखो ये चीज तो इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल भी था कि अगर एक इंडिविजुअल जम्मू कश्मीर से आकर के और कहीं पर भी थ्रू आउट इंडिया सेटल हो सकता है, तो ऐसे में एक दूसरे इंडिया के किसी भी पार्ट से जाकर के इंडिविजुअल जम्मू कश्मीर में सेटल होना चाहे तो उसके लिए क्यों एक अलग। पर वही चीज़ है कि देखो शुरुआत होती है जब हम इंडिपेंडेंट होते हैं, और जम्मू कश्मीर में जो इंटीग्रेशन होता है इंडिया के साथ में, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन हमने जो साइन करवाया था उसमें वो कंडीशंस थी, तो उसके चलते ये सारे प्रोविजन हो गए। तो उनको डर ये लगता है कि डेमोग्राफिक चेंजेस ना आ जाए, दूसरे लोग यहाँ पर आकर के सेटल ना हो जाए, चाहे वो कल्चरल आइडेंटिटी हो चाहे एथनिसिटी हो, वो उसको डाइल्यूट होना नहीं देना चाह रहे थे। फिर बात आ जाती है जॉब की, तो जॉब ऑलरेडी वहां पर पहले एक तरीके से डाउन हो रही थी, ड्विंडल थी, अब रही सही में और डिक्लाइन कर गई है। और ये डर और लगता है उन लोगों को कि बाहर के लोग आकर के हमारे से यहाँ पे जॉब मांगेंगे, और जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बोले कश्मीरियों को कम मिलेगी और बाहर वालों को ज़्यादा मिल जाएगी। रही सही में आपको पता है ये पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है वो चेंज हो गया। स्टेटहुड चेंज होने के बाद में 2 यूनियन टेरिटरीज में आपने डिवाइड कर दिया, और उन यूनियन टेरिटरीज में भी कॉन्फ्लिक्ट है, वो हम आगे आने वाले आर्टिकल में देखेंगे। तो पॉइंट क्या आ रहा है कि ये सारी चीजें मिला करके एलिनिएशन को खत्म नहीं कर पाई है, और अभी तक भी लगातार मिलिटेंट्स के जो नंबर्स हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो इन चीजों को लेकर के राइटर कंसर्न शो कर रहे हैं। तो पॉइंट क्या आ जाता है कि वहां पर जो मेन पॉलिटिकल लीडर है, वहां के जो लोग हैं, उनके साथ में मिलकर के काम करना जरूरी है। वो बात ठीक है कि डीडीसी के इलेक्शन कराए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के वहां पर आपने इलेक्शंस कराए जब से बाइफर्केशन हुआ जम्मू एंड कश्मीर का, तो ऐसे में वो ठीक है, पर वहां पर लोगों का जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं पाओगे ना, तब तक आप कोई भी मतलब एक तरीके से सक्सेसफुली पॉलिसीज को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर देखो बात यह है पॉलिटिकल पार्टी और जम्मू कश्मीर की जो मेन लीडिंग पार्टीज और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मेन पार्टी है बीजेपी, देखो इनके बीच में टग ऑफ वॉर तो कंटिन्यू है, क्योंकि 2013 जब 13-14 के अंदर इलेक्शंस हुए थे तब पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर के सरकार भी बनाई थी। ठीक है, तो वैसे तो करने को पूरी सेटिंग है, पर उसके बावजूद भी अभी तक कोई आउटकम ना निकलना, ये बहुत बड़ी चीज है। एक और जो मेन जो फ्रिक्शन पॉइंट है वो ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि पहले तो डिलिमिटेशन हो जाए, डिलिमिटेशन के बाद में इलेक्शंस हो जाएं, फिर बाद में आपको स्टेटहुड टाइम अप्रोप्रिएट टाइम आएगा तब आपको दे दिया जाएगा। जबकि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में जब अभी रिसेंट मीटिंग हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उन्होंने क्या बोला कि भाई हमें पहले स्टेटहुड दो, फिर डिलिमिटेशन कर दो, फिर आप इलेक्शन करवा दो, हमें स्टेटहुड जल्दी से जल्दी अवेल कराओ। तो पॉइंट है यहां पर क्या आ गया कि जो कुछ भी 2 साल पहले आया था, जो सपने एनविसाज किए गए थे, उनमें अभी भी कमियां हैं, तो उनको आप ग्राउंड लेवल पे लोगों को साथ में लेकर के आप आगे बढ़ो। ओके, आगे चलते हैं, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल में। फिर दूसरा है आइडिया पेज पे, वाई वैली इज स्टिल डिस्टेंट, अभी तक भी कश्मीर वैली जो है वो दूर क्यों है। 2 साल हो गए, ये हमने देख लिया सारा। कुछ लोग जो फेवर कर रहे थे बाइफर्केशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, उनका ये कहना था कि वहां पर जो कुछ भी कमियां हैं, जैसे कि SC/ST कम्युनिटी को बहुत कम रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, OBC कम्युनिटी को रिजर्वेशन नहीं मिलता, तो उसके लिए बोला था कि वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे ही ये स्पेशल स्टेटस खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में वो सारे प्रोविजंस इजीली इंप्लीमेंट करना पॉसिबल हो पाएगा। तो उस चीज़ के ऊपर राइटर सवाल कर रहे हैं। अभी तक आप जाकर के एक बार देखें तो एग्जैक्टली ज़्यादा कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं, एक तो ये बोला जा रहा है इनके द्वारा। और जिस रिजर्वेशन का नाम लेकर के आपने ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस चेंज करने की कोशिश की है, जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको चेंज करने की कोशिश की है, जिसमें रिजर्वेशन की बात की गई थी SC/ST के लिए, बोलो वो तो ऑलरेडी जो जम्मू एंड कश्मीर का एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एनश्राइंड है, तो एनश्राइन था, अब तो क्या माना जाएगा उस जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को। वजह क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की स्टेटहुडशिप भी खत्म हो गई और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 100% अप्लाई कर दिया गया है। साथ में वहां पर लेजिस्लेचर में जो सीट्स हैं उनमें आप देखोगे तो ST के इतने ही कैंडिडेट्स इलेक्ट होकर के आएंगे जितने पहले आया करते थे। तो राइटर क्या बोल रहे हैं
कि देखो एग्जीक्यूटिव ने अपनी तरफ से जो कुछ भी करने की कोशिश की, जो भी सपने देखे या फिर जो भी सपने दिखाए, वो सपने यहाँ पर अगर सक्सेसफुली इंप्लीमेंट या अचीव नहीं होते हैं ना, तो फिर बाद में और प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। देखो सबसे पहले तो हमें ये देखना जरूरी है कि लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा एलिनिएटेड है, बहुत ज़्यादा नाराज है। मिलिटेंसी देखो लगातार बढ़ती चली जा रही है। देखिए सेक्युलर वर्ल्ड की बात करें, इंडिया में हम देखते हैं प्रीएम्बल ऑफ इंडिया में, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलमली डिसाइड, ये सारा था इसमें। तो सेक्युलर वर्ड वहां पर आ गया। दैट मीन्स कि आप हर एक रिलीजन के लिए आप इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करोगे। नंबर 2, फेडरेशन, आप यहां पर फेडरलिज्म को कंटिन्यू बनाए रखोगे। इन दो थीम्स के ऊपर आपने कंटिन्यूटी बनाई और उसी के बेसिस पे आपने जम्मू एंड कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आगे कदम बढ़ाए। बट प्रॉब्लम क्या आ गई कि क्या वहां पर फेडरेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, क्योंकि वहां पर तो आपने यूटी बना दी। बोले स्टेटहुड सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, जब कश्मीर के लोगों को यह पूछा गया था कि भाई आप किस तरफ जाओगे, तो उन्होंने इंडिया के सेक्युलरिज्म को ध्यान लेकर के फिर बाद में इंडियन सेक्युलरिज्म को एक्सेप्ट किया था। तो पाकिस्तान जो कि एक मुस्लिम स्टेट है, उसको छोड़ करके उन्होंने इंडिया के सेक्युलर मॉडल को अपनाया, तो उसको आप अंडरमाइन मत करो। दूसरा, जो प्रेशियस स्पेस है उनके पास में, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने खून बहाए हैं वहाँ पर कि कैसे भी करके अंग्रेज जो मिलिटेंट्स हैं उनको वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि वहाँ के लोकल लोग भी तो मरते ही हैं ना जब मिलिटेंसी बढ़ती है। तो उन लोगों को आपने उठा करके जेलों में डाल दिया, तो और ज़्यादा चिंता की बात हो जाती है। जम्मू एंड कश्मीर बहुत एक डाइवर्स रीजन है, वहाँ पर फिशर्स आपको बहुत देखने को मिलेंगे, गैप्स बहुत देखने को मिलेंगे। जैसे आपको बताऊं, अभी जम्मू एंड कश्मीर में आप देखो, जम्मू में अलग तरीके की एथनिसिटी रहती है, तो कश्मीर में अलग रहती है। सिमिलरली लद्दाख की बात भी करें तो लेह में तो बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है, जबकि वहाँ पर आप इधर आ जाओ, क्या नाम है इसका, कारगिल वाले रीजन में, वहाँ पर शिया मेजॉरिटी वहाँ पर रहती है। तो उनके बीच में भी बहुत ज़्यादा गैप्स हैं। आप इस मल्टी एथनिसिटी वाले रीजन को आप इंटीग्रेट करना चाह रहे हो बिल्कुल टाइट रोप्स में, बोलो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके चलते बहुत सारे केविएट्स आपको रखने पड़ेंगे दिमाग में। इसके अलावा आर्टिकल 370 को आपने अब्रोगेट किया, कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको आपने ख़त्म किया। तो इसके लिए आपने बोला कि यूनिटी आपको मेंटेन रखनी है, तो वो क्या यूनिटी मेंटेन रह पाएगी, ये अपने आप में एक डाउटफुल चीज़ है। फिर इसके बाद में थोड़ा सा एनेक्डोट बताने की कोशिश करते हैं कि इंसर्जेंसी देखो आप, पॉलिटिकली अगर स्टेबिलिटी नहीं रहेगी वहाँ पर, तो फिर पाकिस्तान भी इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाता है कि यहाँ के जो जवान हैं जम्मू के कश्मीर के, उनको फिर बाद में अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं। देखो बात है 1975 की, जब इमरजेंसी अप्लाई हुई थी, और इमरजेंसी के टाइम पे यहाँ पर जो पार्लियामेंट थी उसका भी टेन्योर एक्सटेंड किया गया था, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी उनका भी टेन्योर एक्सटेंड किया गया था। तो वो एक्सटेंड करके 5 की जगह 6 साल कर दिया गया था। तो वो चीज़ कंटिन्यू रही कश्मीर में। तो यही चीज़ बताई जा रही है कि 1977 से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ कश्मीर में, उसमें शुरुआती दिन बड़े पीसफुल थे, और उस टाइम पर, और जैसे ही अब फिर अफगानिस्तान वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही तालिबान ने टेक ओवर किया, और उसका असर देखो जम्मू कश्मीर में हमें देखने को मिला। तो समअप कर रहे हैं राइटर, देखो हिस्ट्री बहुत कॉम्प्लेक्स है इस रीजन की, मिस्टेक बहुत हुई है, इन मिस्टेक्स को करंट सर्कमस्टांसेस को अंडरस्टैंड करते हुए हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तब जाकर के यहाँ के लोगों के मन में जो एलिनिएशन है ना, वो आपके साथ में ख़त्म हो पाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल है इन J&K न्यू होप। देखो इस आर्टिकल को जितेंद्र सिंह जी ने लिखा है। इस आर्टिकल में आपको प्लस ही प्लस दिखेगा, नेगेटिव हमने देख ली सारे, अब प्लस देखते हैं। 2 साल हो गए हैं, वही मुद्दा है सारा का सारा जो मैं आपको बता चुका हूं। तो कुछ पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पे हम चेक करते हैं कि क्या जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल रहा। पहला पैरामीटर बोल रहे हैं नेशनल यूनिटी। आर्टिकल 370 जब से खत्म हुआ है ना, तब से बोला जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी हम के तौर पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, स्टेट को यूनियन टेरिटरी के साथ में अभी हम चला रहे हैं, पर इंडिया के साथ में इंटीग्रेटेड है। तो सबसे पहला आ गया नेशनल यूनिटी। सेकंड पैरामीटर क्या आ गया यहाँ पर, डेमोक्रेसी, कि अब ऐसा सोचना नहीं पड़ेगा कि कोई भी कानून अगर बना दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस कानून के लिए हमें यह देखना पड़े कि हाँ जी जम्मू कश्मीर पे वो अप्लाई होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो बोलो वो चीज़ करेक्ट हो गई। इसके अलावा
वहां पर जो मेन जो ग्राउंड लेवल पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर इलेक्शंस करवाना अभी तक दूर दूर तक पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा था। तो ऐसे में वहां पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इलेक्शन करवाना, जो कि बहुत सालों से 1987 से लेकर बोला अब तक नहीं हो पा रहे थे, वो चीजें फिर करेक्ट होनी, तो डेमोक्रेसी वहां पर प्रमोट हुई इलेक्शंस का। इसके अलावा थर्ड पैरामीटर है पीस की बात करें तो 2008, 2010, 2016 के आप देखो कि किस तरीके से वहां पर ब्लास्ट होते थे कि वैली, कश्मीर वैली के अंदर एक तरीके से केओस बना रहता था। बोले जब से हमने ये आर्टिकल 370, 35A को एब्रोगेट किया है तब से लेकर अब तक बड़ी शांति है वहां पर। चौथा पैरामीटर लोगों की एस्पिरेशन, कि जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को वहां पर रहने वाले जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके करप्शन ने परेशान किया, क्योंकि वहां पर आरटीआई एक्ट अप्लाई नहीं था। इसके अलावा SC, ST, OBC कम्युनिटी के लिए जो रिजर्वेशन की फैसिलिटीज थी वो बड़ी लिमिटेड थी। तो उसको सारी चीजों को सोच समझ करके अब क्या है कि लोगों की जो आवश्यकताएं हैं बोलो वो पूरी हो पाएंगी। ये चौथा पैरामीटर। पांचवा पैरामीटर यहां पे बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ, कि जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट मशीनरी थी वो यहां पर इन्वेस्टमेंट इतना नहीं होने देना चाह रही थी। अब क्या है कि वहां पर जब से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है तो वहां पर अब इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट हो रहा है। तो बोले इसका लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा मिलेगा और मिल भी रहा है वहां के लोगों को। और आगे क्या है रोड अहेड की अगर बात करें तो देखो ऑप्टिमिज्म और आशाएं बहुत हैं, कमी नहीं है। और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो भी साथ देने के लिए तैयार हैं। बस यही है कि वही चीज सबसे पहले डिलिमिटेशन हो जाए, फिर बाद में इलेक्शन, और फिर उसके बाद में फुल फ्लेजेड स्टेटहुड टाइम अप्रोप्रिएट आते हैं उनको दे दिया जाए। फिर देखो आगे तो ये बताया जा रहा है कि 2013 में उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड आई थी, और इसके अलावा यहाँ पर जम्मू कश्मीर में भी फ्लड्स आई थी, बोला सरकार ने बहुत हेल्प प्रोवाइड की, वो सारी चीजें बताई जा रही है। तो इधर और अभी 2021 की 15 अगस्त से 15 अगस्त जो आ रही है ना, इससे लेकर के 15 अगस्त 2022 तक एक साल का पूरा अमृत महोत्सव चलेगा। तो बोले इस अमृत महोत्सव में हम हमारा 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को भी प्रॉपर पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा। तो इससे बढ़िया और क्या चीज हो सकती है। देखो बात ऐसी है कि ये सब ठीक अपनी जगह पर, आपका ये पॉइंट होना चाहिए कि वहां की जो भी चिंताएं हैं लोगों की उनको एड्रेस करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, उनको इग्नोर करने की जरूरत हमें नहीं है। तो ये आर्टिकल इतना ही था। देखो एक आर्टिकल बच रहा है, इस आर्टिकल को आप खुद से पढ़ लेना, क्योंकि चाइना और यूएसए से रिलेशन का जो मुद्दा है ना, इस मुद्दे को हमने बहुत बार डिटेल में देख लिया है कि कौन कौन से फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, कहां कहां पर क्या सिनेरियो बना। तो इस आर्टिकल को आप खुद से पढ़ोगे। इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।